करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक CSS का जो टैगिंग होती है या जो काम किया जाता है वो किस तरह से होता है। आज हम देखेंगे कि CSS में और आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, फर्दर हम उसकी टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे। और इसमें सबसे पहली चीज है हमारी CSS सिलेक्टर्स। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि CSS हमारे जो टैग्स होते हैं, टाइप्स होते हैं हमारे CSS के, वो 3 टाइप होते हैं। इनलाइन होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। लेकिन आप लोग भी जब ये तीनों चीजें ट्राई करके देखेंगे तो आप लोग भी ये रियलाइज करेंगे कि इसमें सबसे जो आपका बेनिफिशियल और सबसे लेस टाइम टेकिंग है वो एक्सटर्नल ही है, क्योंकि एक्सटर्नल में आपको कहीं इंटरमिंगल नहीं करना पड़ता दो तरीके की चीजों को, कंटेंट और स्ट्रक्चर को एक साथ नहीं लिखना होता, कंफ्यूजन बहुत कम होता है और एक से ज्यादा वेब पेजेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे लीस्ट एफर्ट्स आपको एक्सटर्नल शीट में ही करने होते हैं। अब हम बात करते हैं CSS सिलेक्टर्स की कि CSS के सिलेक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो CSS का सिलेक्टर होता है, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द कंटेंट दैट यू वांट टू स्टाइल। तो सिलेक्टर इज दैट पोर्शन ऑफ our tag or our statement which helps us to select the content that you want to style। आपको पता ही है कि जब आप CSS की कोई भी कोडिंग लिखते हैं तो आप उसमें स्टाइल डिफाइन करते हैं। तो जिस चीज की मदद से आप ये बताते हैं कि आप किस चीज को स्टाइल दे रहे हैं, वो चीज हमारी CSS सिलेक्टर कहलाती है। It selects the HTML content according to its ID, class, type, attribute and some more other things are there। किसी भी HTML के कंटेंट को जब हम सिलेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो हम उसका ID एक बना लेते हैं, उस ID से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, या हम उसकी क्लास से उसे आइडेंटिफाई करते हैं, या वो किस टाइप का है इस चीज से उसे आइडेंटिफाई करते हैं, या हम उस HTML के कंटेंट के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्ट करते हैं। The selectors are the part of CSS rule set which contains the selector name and the declaration block। CSS में जो भी हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो एक किसी सिंटैक्स को फॉलो करती हैं, किसी रूल सेट को फॉलो करती हैं। तो उस पूरे रूल सेट में सिलेक्टर वो सेक्शन होता है जिसमें जिसको कि हम दो डिफरेंट सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। इसमें एक हिस्सा होता है सिलेक्टर का नाम और दूसरा हिस्सा होता है डिक्लेरेशन का ब्लॉक। कैसे होता है ये? जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो CSS का रूल सेट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक सैंपल बनाया हुआ है। यहाँ एक सैंपल बनाया हुआ है। ये तो आप लोग अच्छे से इस चीज को आप पहचानने लगे हैं कि यहाँ एक रूल सेट लिखा है। यहाँ हमने P इस्तेमाल किया है। P हमारा एक टैग होता है और यहाँ पे कलर हमने दे दिया है, कलर रेड, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स दिया है। आप लोगों ने भी ये लाइन कम से कम 2-3 बार अब लिख करके देखी होगी। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कोड है हमारा, इसको हम CSS रूल सेट कहते हैं। लेकिन CSS के इस रूल सेट को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पार्ट है हमारी वो चीज जिसको हम स्टाइल कर रहे हैं और एक पार्ट है हमारी वो चीज जिस स्टाइल में हम फॉर्मेट चाहते हैं। तो जिस चीज को आप स्टाइल करते हैं, आप ये बता रहे हैं, यही चीज हमारी कहलाती है सिलेक्टर, that identifies the element of HTML which is to be styled। So this is the selector, and the coding which helps us to identify what kind of styling are we going to apply is known as declaration block। अब इसको भी फर्दर हम और आगे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रूल सेट बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सिलेक्टर और दूसरा है डिक्लेरेशन ब्लॉक। लेकिन डिक्लेरेशन ब्लॉक भी फर्दर आगे हमारा और कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ है। सेम एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पर देखिए कलर रेड हमने लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स लिखा है, बिल्कुल वही चीजें हैं। P तो हमारा सिलेक्टर है ही, लेकिन डिक्लेरेशन बॉक्स ब्लॉक के इस पार्ट में जो लिखते हैं हम यहाँ पर कि किस चीज को आप दे रहे हैं, जो भी आप एट्रीब्यूट दे रहे हैं, तो वो तो कहलाती है प्रॉपर्टी नेम, कि आप किस चीज की प्रॉपर्टी चेंज करने जा रहे हैं। तो आप क्या प्रॉपर्टी चेंज करने जा रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हम कलर चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम फॉन्ट साइज चेंज करने जा रहे हैं। तो ये तो कहलाते हैं प्रॉपर्टी नेम। और उन्हें किससे चेंज करने जा रहे हैं, उनकी क्या आप चीज चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ रेड है तो ये कहलाता है हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू। एक्चुअली ये नेम नहीं है, ये वैल्यू है, इसको हम बाद में सही कर देंगे। दिस इज नोन एज वैल्यू। तो दिस पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन ब्लॉक इज नोन एज प्रॉपर्टी नेम
and this section of declaration block is known as property value. तो ये name is equal to value and both are the partitions or portions of declaration block. तो इस तरह से पूरा का पूरा ये CSS syntax हमारा होता है, उसका पूरा रूल सेट होता है जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब जानते हैं टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर्स के बारे में. CSS सिलेक्टर्स बहुत सारी तरह के होते हैं, जिनमें से आज हम केवल 2 को ही डिस्कस करेंगे, बाकी ज्यादा का डिस्कशन नहीं करेंगे. पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर. पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं. यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है आपका, फिर आपका होता है ग्रुप सिलेक्टर, फिर आपका होता है क्या नाम है नेक्स्ट हमारा टैग सिलेक्टर, उसके बाद में है आपका क्लास सिलेक्टर, फिर है आपका सब सिलेक्टर, फिर है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर. इतनी सारी तरह के आपके जो है सिलेक्टर्स होते हैं, आईडी सिलेक्टर, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं. यानी जब आप CSS की अपनी कोडिंग करेंगे तो इतने सारी तरीके के सिलेक्टर्स का आप यूज करेंगे. वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे और हम आपको नेक्स्ट क्लास में उन सबके एग्जांपल्स भी देंगे. आज सिर्फ हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, वो भी केवल हम शुरू के 2 ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम नहीं डिस्कस करेंगे. तो पहला है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर. द यूनिवर्सल सिलेक्टर रिटन एज स्टार, स्टार सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज एस्टेरिस्क. It matches every single element on the page. The universal selector may be omitted if other conditions exist on the target element. This selector is often used to remove the default margins and paddings from the elements for quick testing purpose. देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसको हम लिखते हैं स्टार सिंबल से, और स्टार का मतलब ये है कि स्टार एक तरीके का वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है दैट रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल. स्टार को हम यूज ही करते हैं जहां एक से ज्यादा चीजों को आप बताना चाहते हैं तो वहां हम स्टार यूज करते हैं. तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर इसका नाम ही इसीलिए है कि इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सबके लिए से यूज कर सकते हैं. तो जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था हमारा, हम वापस से प्रीवियस स्लाइड में जा रहे हैं इस रूल सेट में. तो यहाँ पर हमारा P टैग था और P टैग में हमने यहाँ पर ये चीजें कर दी थी. अब अगर मान लीजिए हम चाहते थे कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितने भी पैराग्राफ्स हैं या जितने भी हेडिंग्स हैं, मतलब जहां जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके लिए हम एक कॉमन कोडिंग करना चाहते हैं. लेकिन उस कॉमन कोडिंग को अगर आप P में डाल देते हैं तो इसका मतलब वो केवल पैराग्राफ्स के लिए हो जाएगा. पर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा सिलेक्टर्स को आप सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तब आप उसकी जगह पर स्टार सिंबल का यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ P लिखा हुआ है, P की जगह अगर हम स्टार लिख देंगे तो इसका मतलब जहां जहां पर कलर की प्रॉपर्टी रेड चेंज हो सकती है, फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल्स हो सकता है, उन सभी चीजों को एक साथ प्रॉपर्टी दे दी गई. तो ये यूजुअली तभी यूज होता है जब आप कहीं ऐसा चाहते हैं कि सारे के सारे टेक्स्ट पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो, क्योंकि टेक्स्ट में ही आप कलर रेड करेंगे और फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं. तो तब आप अगर सिलेक्टर का नाम ना लिख करके स्टार लिख देंगे तो वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर. नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसको एग्जांपल से भी समझाएंगे. तो ये तो बात होगी यूनिवर्सल सिलेक्टर की. और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आईडी सिलेक्टर. आईडी सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट फॉर सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट. It is always unique within the page, so it is chosen to select a single unique element. Actually क्या होता है कि हम अपने CSS की कोडिंग में जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनमें आगे चल करके हम स्टेटमेंट्स में उनकी एक आईडी भी बना सकते हैं. किसी भी सिलेक्टर की आईडी बनाई जा सकती है और आईडी के लिए हम एक स्पेसिफिक नाम उसको दे देते हैं. तो वो नाम हम यूज करते हैं और उस नाम से हम डिफाइन कर देते हैं उस सिलेक्टर को. तो ऐसा सिलेक्टर जो किसी नेम के साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसको हम आईडी सिलेक्टर कहते हैं. और यहाँ पर आईडी सिलेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो उस आईडी से पहले जो नाम हमने उसका आइडेंटिटी बनाई है उसके पहले हमेशा हैश सिंबल लगाया जाता है. जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, दिस सिलेक्टर इज ऑलवेज रिटन विद द हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय आईडी ऑफ द एलिमेंट. यानी पहले आप हैश का सिंबल लगाएंगे और फिर आप आईडी जो भी नाम आपने दिया होगा वो लिखेंगे. Thus, the ID style is used to identify the sidebar section of a page.
तो यूजुअली इसका यूज क्यों करते हैं, जो साइड बार हम बनाते हैं पेज में, अगर साइड बार बना रहे हैं, वो एक सेक्शन होता है पेज का, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी सिलेक्टर का यूज किया जाता है। तो जैसे हम अगर अपनी प्रीवियस स्लाइड में जाएं, तो जहां पर हमने लिखा हुआ है, ये लिखा है पी, यहाँ पर हम फिर पी नहीं लिखेंगे, हमने कोई आईडी बनाई होगी अगर पैराग्राफ के लिए तो वो नाम लिखेंगे, और उस आईडी के पहले यहीं पर हम हैश का सिंबल लगा देंगे। तो इस तरह से जो है आप ये अपना आईडी सिलेक्टर भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सिलेक्टर जो यहाँ पर है, वो है हमारा, जो हमने आपको बताया है टाइप्स ऑफ सिलेक्टर में, एक बहुत ही कॉमन है हमारा ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर भी बहुत कॉमन होता है क्योंकि इसका नाम ही है ग्रुप में अपनी पूरी की पूरी स्टाइलिंग करना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी स्टाइलिंग आप एक जैसी करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम पी टैग में हमने लिख दिया यही, फिर मान लीजिए H1 टैग में भी आपने सेम लिख दिया कलर रेड, और आपने डाल दिया फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स, फिर H2 टैग के लिए भी सपोज आपने यही दे दिया, माने आपने 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट से, P टैग था, H1 टैग था और H2 टैग था, लेकिन भले ही उनकी स्टाइलिंग सिमिलर रखनी थी, पर आपको वो तीनों चीजों की स्टाइलिंग अलग अलग करनी पड़ी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक सिमिलर प्रॉपर्टी सबको देना चाहते हैं, एक जैसे एट्रीब्यूट्स उनके रखना चाहते हैं, तो एक अलग अलग उन्हें डिफाइन करने के बजाय, बहुत लंबा सा कोड लिखने के बजाय, एक ग्रुप में भी आप उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जहां पर आप अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जहां हमने ये P लिखा है, अब हम अज्यूम कर लेंगे कि ऐसे ही P का लिखा होगा, ऐसे ही इसके नीचे H1 लिख दिया होगा, और शायद उसके नीचे H2 भी लिखा, पर क्योंकि तीनों की जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो सिमिलर है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, P, H1, H2, तो एक ग्रुप में हम सिलेक्टर्स को डिफाइन कर देते हैं। तो जब भी सिलेक्टर्स को, मोर देन वन सिलेक्टर्स को कॉमा सेपरेटर के साथ यहाँ पर लिखा जाता है, देन दैट काइंड ऑफ सिलेक्टर इज नोन एज ग्रुप सिलेक्टर। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, टाइम हमारा कंज्यूम कम होता है, हमारे एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं, तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब मैं आपको एक CSS टैग बना करके दिखा रही हूँ। आज मैं इतना ही, इसको थ्योरी में इतना ही रखूंगी क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन अभी इनकम्प्लीट भी है, मैं इसको आगे आपको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगी। तो इतना ही रखते हैं इसको प्रेजेंटेशन को, और जब ये कंप्लीट होगी तभी हम भेजेंगे भी। तो आज की क्लास की जो ये प्रेजेंटेशन है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास के बाद भेजेंगे, क्योंकि अभी कुछ बताना भी बाकी है और कुछ इसमें एक दो एग्जाम्पल डालने भी बाकी हैं। तो इसको हम यही खत्म कर रहे हैं। और हम चले जाते हैं नोटपैड की विंडो में। और ये पुरानी विंडोज हमारी खुली हुई हैं, ये सब हम बंद कर रहे हैं, और न्यू में आके हमने कहा लैंग्वेज में आए, और यहां से हमने दे दिया, सबसे पहले हमने CSS ही दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें CSS की अपनी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने बॉडी के लिए कोड करने दिया, हमने लिख दिया बॉडी। तो ये जो बॉडी वर्ड लिखा है ये सिलेक्टर है। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया यहाँ पर सपोज येलो। अब हमने यहाँ पर कहा P, और यहाँ हमने लिख दिया फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 पिक्सेल्स। फिर हमने यहाँ दे दिया कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया हमने ब्लू। और यही सेम टैग कॉपी कर रहे हैं एक बार और 2 बार, और यहाँ पर लिख दिया हमने H1 के लिए, और यहाँ पर लिख दिया H2 के लिए। इसको हम सेव कर रहे हैं, ये हमारी CSS फाइल है। तो मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया CSS style 1.jpg।
CSS। ये नाम हमने इस फाइल को यहाँ पर दे दिया और ये हो गई फाइल। अब हम एक और फाइल हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाया, न्यू, लैंग्वेज में आए, H पे आए, HTML कर दिया इसको, HTML हेड हेड बॉडी बॉडी एंड HTML, ये किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कनेक्शन लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देंगे लिंक, फिर सबसे पहले rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट space then type is equal to text oblique CSS space then href is equal to style underscore 1 dot CSS and link tag will is closed। ये तो हमारा यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ बॉडी में आए, अब यहाँ पर हमने लिखा h1 यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल्स, H1 P, और थोड़ा सा डेटा लेके आएंगे, किसी दूसरी HTML फाइल को हम ओपन कर ले रहे हैं अपनी, हमारे पास बनी हुई है बहुत सी फाइल्स, internal.html, यही डेटा हम कॉपी कर ले रहे हैं। क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हुआ। अगेन H2 यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और H2 टैग को क्लोज कर दिया। अगेन P, डेटा पेस्ट कर दिया और अब हम इसे सेव कर रहे हैं। ये हमारा स्टाइल अंडरस्कोर 1 डॉट HTML। ये सिमिलर नेम देना कोई जरूरी नहीं है, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो वही नाम हमने स्टाइल 1 उसको भी दे दिया अपनी फाइल को। CSS फाइल है, HTML फाइल है, तो डिफरेंट हमारे जो उनके एक्सटेंशंस हैं इसीलिए वो सेम नेम से सेव हो रही हैं, अदरवाइज नेम सिमिलर नहीं रख सकते। 2 CSS फाइल सिमिलर नेम की नहीं हो सकती थी, पर क्योंकि एक HTML है और एक है हमारी CSS, इसलिए सिमिलर नेम यहाँ पर आ गया। अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे ब्राउजर की विंडो में, स्टाइल अंडरस्कोर 1 डॉट HTML। तो देखिए जो जो चीजें दी हुई थी सभी के लिए है यहाँ पर ब्लू कलर, दोनों के लिए ब्लू ही कलर दे दिया है क्या, बैकग्राउंड कलर येलो, हाँ अच्छा इसके लिए इसको भी ब्लू दे दिया और इसको भी ब्लू दे दिया है। ये तो तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर ही रखी है हमने, इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसा हुआ है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसका कलर चेंज कर देती हूँ, इसको सपोज मैं कह देती हूँ यहाँ पर पर्पल कर देती हूँ। सेव कर दिया, वापस यहाँ आए और रिफ्रेश किया, तो ये पैराग्राफ का कलर देखिए चेंज हो गया है। अब क्या है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 हमने मान लीजिए उनका फॉन्ट साइज भी वही दिया था, इवन हमने फॉन्ट फैमिली भी दी थी, तो वो भी दोनों की सिमिलर ही थी। लेकिन अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया लुसिडा हैंड राइटिंग, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं, पेज पे आए और F5। तो ऐसा करने से देखिए दोनों हेडिंग 1 भी और हेडिंग 2 दोनों हमारी चेंज हो जाएंगी यहाँ पर।
लेकिन क्या है कि अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दो अलग जगह पर कोडिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही सिलेक्टर, एक ही जैसे डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखना चाह रहे हैं एक से ज्यादा सिलेक्टर्स के लिए, तो आप ग्रुप में भी आप ये काम कर सकते थे। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे H1, H2, ये दोनों हम एक साथ दे देंगे। और अब हम इसे सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, और बल्कि कुछ चीजें चेंज कर देते हैं तो पता चलेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट का नाम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने फॉन्ट का नाम दे दिया मोनोटाइप कॉर्सिवा। सेव किया, यहाँ आए और रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए दोनों हेडिंग्स चेंज हो गई। अगर बाय चांस आप पी टैग के लिए भी यही काम करना चाहते थे तो यहीं पर आप कॉमा पी भी दे देते। अगर सिमिलर रखना था तो जरूरी नहीं है कि आप रखें, वो तो एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर आप पी के लिए भी यही सेम रखना चाहते थे तो फिर आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर, इसको भी रिमूव कर देना है और बस सेव करेंगे और अपने पेज पर आएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपका वो सिमिलर हो गया। तो ये मैंने आपको सबसे पहले ग्रुप आईडी बताई, ग्रुप सिलेक्टर बताया है, क्योंकि सबसे आसान इनमें ग्रुप सिलेक्टर ही है। और उसके बाद आगे मैं आपको जो बताऊंगी अभी आपके अगली क्लास में जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर वगैरह वन बाय वन हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से सीएसएस का आप एडवांटेज लेते हैं। बाकी आपको पता ही है, एक से ज्यादा भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं पेजेस, तो सब पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप बॉडी में आकर के यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देते हैं, अगर आप मान लीजिए बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहते हैं और आप देना चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं, लेकिन फिर इमेज का पूरा एड्रेस आपको लाना होगा। कहाँ से लाएंगे वो ऑब्वियसली आप ही को पता होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे कोई फाइल पड़ी है तो। इसके लिए हम यहाँ दिस पीसी पे चले जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कोई पिक्चर अगर हमारे पास है तो। पिक्चर्स फोल्डर में हम आ गए और मान लीजिए ये पिक्चर है हमारे पास, तो हम इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आए और हमने इसकी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ से पहले हमने इसका एड्रेस पूरा का पूरा लोकेशन जो है वो कॉपी कर लिया और हम अपनी यहाँ पर सीएसएस वाली फाइल में आएंगे और यहाँ आकर के हमने उसको पेस्ट कर दिया और उसी के आगे फाइल का नाम भी लेंगे, वापस से प्रॉपर्टीज के बॉक्स में गए, कॉपी किया इसको और यहाँ आगे से पेस्ट कर दिया। देखते हैं ये आएगी हमारी फाइल कि नहीं आएगी। फाइल का जो साइज है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है एक्चुअली। यूजर्स, वीडियोस, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, लोकेशन ठीक है, पिक्चर का फाइल का नाम भी पूरा सही है, लेकिन ये फाइल, चलिए मैं देख लूंगी। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे बैकग्राउंड में इमेज भी दी जा सकती है। वैसे तो आपको पता ही है कि अगर सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता तो कैसे देते, लेकिन यहाँ हम सीएसएस में दे रहे हैं तो इसको देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड इमेज हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होती है और तब हम उसको लेते हैं। फाइल आ नहीं रही है, हम कोई दूसरी फाइल हम डाउनलोड करेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे, तब हम आपको उसको यहाँ पर डाल करके दिखाएंगे। तो इतना करना है आपको, पहले इतनी चीजें आप ट्राई कर लें। अब ये बताइए पहले तो मुझे मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि इस क्लास में जितने भी लोग हैं उनमें सिर्फ नेहा ऐसी हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है। तो बाकी लोग जो हैं उन्होंने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लिया है। श्रेया आपने कर लिया? यस। और आपका बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मैंने नहीं किया। अच्छा, श्रेया ने नहीं किया अभी, अर्चना ने किया है, रूपा आपने कर लिया है? नो मैम। क्यों भैया अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैम हो नहीं रहा पता नहीं। अरे क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए इस तरह से जाइए, मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि अभी शायद ये भी एक इशू है कि कुछ लोगों ने अभी डाउनलोड किया नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, गूगल पे आप गए, आप लिखिए यहाँ पर फ्री डाउनलोड
नोटपैड प्लस प्लस फॉर विंडोज। अब आपको अपने सिस्टम का पता होगा कि आपके विंडोज सिस्टम में कौन सा विंडोज पड़ा है, विंडोज 7 है कि 8 है कि 10 है, और कितनी उसकी बिट्स हैं, 64 बिट का है या 32 बिट का है। आप दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाके ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टम में कितने बिट्स का जो है उसका है, प्रॉपर्टीज में कितने उसकी बिट्स हैं, तो क्या है कि यहाँ से हम जब दिस पीसी पे आते हैं या राइट क्लिक करेंगे, यहाँ तो क्या नहीं, हम दिस पीसी पे आएंगे और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे ऐसे, और देखिए वो यहाँ पर आपको बताता है कि आपके सिस्टम का टाइप क्या है। अब यहाँ क्या बता रहा है, 64 बिट, और आपको पता ही है कि विंडोज कौन सा पड़ा होगा आपके सिस्टम में। जैसे इस सिस्टम में विंडोज 10 पड़ा हुआ है, तो आपके में कौन सा पड़ा है, ये देखिए बता है विंडोज 10 दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ 64 बिट दिखा रहा है। तो अब हमें ये पता चल गया, बस हमको अपने उसमें जाकर के यही तो कहना है, ब्राउजर विंडो में आए और यहाँ से कह देना है नोटपैड प्लस प्लस फॉर विंडोज 10 64 बिट और एंटर कर दीजिए। बहुत से लिंक्स खुलेंगे, पहला इंडेक्स पेज है, जैसे कि बार बार बात हो चुकी है, तो देखिए सबसे पहला ही लिंक आपके लिए ठीक है, यहीं से आ जाइए क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस ORG का है ये, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने पर कुछ समय लेगा, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा, वो डाउनलोड्स में चला जाएगा, आपका एक फोल्डर होता है आपके सिस्टम में, वहां आप जाइए और वहां जाकर के इसकी आपको एक फाइल दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, जब हम इसे डाउनलोड कर चुके होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे डाउनलोड करके। तो ये डाउनलोड्स में हम आएंगे। अब डाउनलोड्स में इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे इंडेक्स हैं, तो हमने कहा कि अर्लियर दिस वीक में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नोटपैड देखिए ये दिख रहा है NPP, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इस पे ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे या डबल क्लिक भी करेंगे तो भी यहाँ पे ये पूछेगा, आपको यस करना है। यस करने पर एक और विंडो खुलेगी आपकी, है ना, लैंग्वेज सिलेक्ट करिए, ओके करिए। अब एक और ये विंडो इंस्टॉलेशन का जो है इसका सेटअप का खुल गया, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, आई अग्री कर दीजिए, यहाँ पे फिर नेक्स्ट करिए, वो लोकेशन बता रहा है, बस इतना करते रहेंगे, नेक्स्ट कीजिए फिर नेक्स्ट कीजिए, और लास्ट में बस यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप ऐसे, उसके बाद फिर इंस्टॉल करिए, ये फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी, है ना। यहाँ इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारी ऑलरेडी वो फाइल रनिंग में है, नोटपैड प्लस प्लस खुला हुआ है, इसीलिए कह रहा है कि कैन नॉट कंटिन्यू इंस्टॉलेशन, नोटपैड प्लस प्लस इज रनिंग, आपके में नहीं होगा ये। और बस यहाँ पे इंस्टॉल कमांड पे क्लिक कर दीजिए, फाइनली फिनिश कमांड आएगी उस पर क्लिक कर दीजिए, और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपका जो डेस्कटॉप विंडो है, आप सब लोग देख पा रहे हैं डेस्कटॉप विंडो, तो इसमें जो है नोटपैड प्लस प्लस का शॉर्टकट यहाँ पर बना होगा। ये हमें कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरी विंडो जो है बैकग्राउंड काफी पेपी सा है, लेकिन यहीं पर आपको जो है नोटपैड प्लस प्लस का भी ये देखिए ये है, ये दिख रहा है। तो बस इस तरह से बन जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ट्राई करके देखिए। विंडोज की प्रॉपर्टीज, सॉरी आपके जो है कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, विंडोज कौन सा है और सिस्टम टाइप क्या है, बस उतना करके आप डाउनलोड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब तक नोटपैड प्लस प्लस नहीं यूज करेंगे आप HTML5 भी नहीं यूज कर सकते और आप ये भी नहीं यूज कर सकते CSS, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करें। अब जो अगली क्लास हमारी मंडे को होगी वो कितने बजे होगी? 5:15। हाँ 5:30 बजे करेंगे, 5:15 से 5:30 का टाइम रखते हैं हम, 5:15 रखेंगे वैसे, क्योंकि मेरी फिर क्लास भी होती है, तो या फिर 5:30 रखेंगे, वो मैसेज मैं कर दूंगी, मगर अब ये 7 से 8 वाली क्लास नहीं होगी, और सुबह भी आप लोगों की जो क्लास होगी वो 9:30 से हो या 9:15 से होगी, तो वो हम आपको कल मैसेज करेंगे कि टाइम नया क्या है, और होपफुली फिर उत्कर्ष भी ज्वाइन कर पाएंगे हमको। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्लीज इतनी चीजें ट्राई करिएगा, प्रेजेंटेशन का भी वेट मत कीजिएगा, प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम भेजेंगे। ओके देन, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे।